नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग ये सेशन लेकर आए हुए हैं, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस या जो जो कॉन्सेप्ट वहां पर आधारित है सारी चीजों को डिस्कस करते हैं मात्र 30 मिनट में। 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर सही तरीके से होता है। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आपका पहला चैप्टर, जी हाँ, आपका पहला चैप्टर, आपके मैथ के सब्जेक्ट का पहला चैप्टर रियल नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। हमको संख्याओं के साथ खेलना है। कैसे खेलना है ये चीजें हम आज आपको बताएंगे। तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और चलिए डिस्कस करते हैं रियल नंबर के बारे में। आपका पहला चैप्टर रियल नंबर। तो दोस्तों, पहले हम आपको बता दें, इस चैप्टर का आपके एग्जाम में 6 नंबर का वेटेज है। कितने नंबर का वेटेज है? 6 नंबर का वेटेज है। अब ये 6 नंबर आएगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है और 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, यहां पर 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 3, इसी में से इधर उधर करते रहते हैं। टोटल 6 से 7, 6 वैसे भी मैक्सिमम 6 नंबर का रहता है, कभी कभी 7 नंबर का भी हो जाएगा। तो ये इसका वेटेज है आपका रियल नंबर का आपके एग्जाम में। तो 6 नंबर आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जिससे वादा किया उससे मिलने के लिए 6 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मन लगा के पढ़ लीजिए और अपने वादों को पूरा करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि आपके कोर्स में क्या है। तो दोस्तों, ये जो पहला टॉपिक आपका है यूक्लिड डिवीजन लैम्ना, ये आपके कोर्स से हट चुका है। क्यों हट चुका है? कोरोना की वजह से। कोरोना आपकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आया है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बार कई चीजों को काट कर आपका जो इच्छा थी कि हम कम पढ़ें और ज्यादा बढ़ें, वो संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को अब नहीं पढ़ना है। एलसीएम एंड एचसीएफ, वर्ड प्रॉब्लम, प्रूविंग इरेशनल नंबर, टेलिंग द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी इसको बोलते हैं, 3 डेसिमल। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पॉइंट को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यानी एलसीएम एचसीएफ उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं वो चीजें, ये सारी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको पढ़ाने से पहले क्या, इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि रियल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में। 3 वीडियो उसकी बनी हुई है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हूं, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहां पर आइएगा, तब इसको ये चीजें बनाने के बाद उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर भी। और आगे जितने भी चैप्टर हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको उन चैप्टरों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको जाके देख लीजिएगा, और सिर्फ हमारे की तरह देखिएगा नहीं, नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर कभी भी आपको ना आए तो आप उसको देखकर रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले वहां का कुछ टर्म है, हम 2 बातें आपको कर दे रहे हैं। एक, प्राइम नंबर क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो नोट कर ले। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। क्या होता है, एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर
टू फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं जो केवल दो टेबल में आए उसे प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम करते हैं, 2 है तो 2 का दो पहाड़े में आता है, एक खुद एक में आता है और एक खुद में आता है 2 में, तो ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारा आता है 3, 3 भी दो पहाड़े में आता है, एक में आता है और एक खुद 3 में आता है, ये प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है ये, क्योंकि एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, खुद 4 के पहाड़े में, तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी दो टेबल में आता है, एक में आता है और एक 5 में आता है। ठीक इसी तरह हमारे और भी जिनके केवल दो टेबल में आते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो एनी नंबर which have more than 2 factor is known as कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दिख रहा है, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 4 हमारा क्या है, 4 देखिए 2 से अधिक फैक्टर है, एक की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की, तो 4 हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। 6 एक की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, खुद 6 की टेबल में आता है, तो ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 8 एक की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और खुद 8 की टेबल में आता है। इसी तरह के जो होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, और चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ओर। किधर चल रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बातें कही गई हैं, ये बात हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन be uniquely expressed as a product of primes except for the order in which these prime factor occurs. These prime factors occur. ठीक है, ये कहा गया कि एवरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बोला गया है, सुनिए जरा ध्यान से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम
प्रदर्शित कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम नंबर अकर, यानी कि जिस ऑर्डर में प्राइम नंबर आते हैं। जैसे कि पहले हमारा 2 आएगा, तो 2 इंटू, उसके बाद 3 आएगा तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे। अभी आप कहेंगे हमें नहीं समझना, कोई बात नहीं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। जैसे 12 हो गया, 12 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 12 को आप फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए यही चीज हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स, यानी पहले 2 आता है तो 2 पहले होगा और 3 बाद में होगा। ये बातें कहा जाता है। और एग्जांपल ले लिया जाए, चलिए 69 ले लो। तो 69 क्या होता है? 69 का फैक्टर करो तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और तो 23 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, सो वी कैन राइट 2 into 23। ठीक है। और बता दें आपको, और बता दें 105 का ले लीजिए आप, 105 का ले लीजिए। तो 105 में क्या होगा? 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ओ सॉरी 5 2 से जाएगा नहीं भाई साहब, 5 है तो 5 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 5 15, फिर 5 3 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 7 जा, और 7 से किए तो 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5 into 7। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या कहा गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम्स फैक्टर अकर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लगवा देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो ये है वो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम कराएं तो कराया जाए। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब इसमें पहला जो हमारा है, पहला हमको लिखा है 5 into 11 into 13 प्लस 13 हो गया। और दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है, 6 into 5 into 4 into 3, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। देखिए ये दो बात का कहा है कि दिखाओ कि ये जो हमारे हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर, ये हमको शो करना है कि ये जो हमारे हैं वो कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताए नहीं बताएं क्या कि कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके 1 से अधिक, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो इसमें बस वही शो आउट कर देना है कि 2 से अधिक फैक्टर है। तो कैसे? इन दोनों में 13 आप कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लोगे तो 5 into 11 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक फैक्टर हमारा ये हो गया, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, और एक 1 तो खुद रहता ही सब में। तो यहां पर मोर देन 3 फैक्टर होगा। तो यही लिख देना कि इसमें क्या है? मोर देन 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ठीक है, यहां पर भी आप वही चीज देखेंगे कि 5 अगर कॉमन ले लें तो 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 और एक 1 है। तो यहां पर क्या है? एक ये है, एक ये। तो यही चीज यहां पर भी हम लोग सेम टू सेम बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पर लगवाने वाले हैं। लीजिए, लग गया। और अब उसको सॉल्व करिए, फिर स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to power of n where n belongs to कैपिटल n, यानी ये नेचुरल, जब ये चीज लिखा है n belongs to n, तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं belongs to, ध्यान दीजिएगा। n belongs to n, इसका मतलब n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है। हैज मोर देन, नहीं, n belongs to n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, यानी ये जो डिजिट है वो हमारा कभी भी क्या, कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये थ्योरेटिकल टाइप का आंसर है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी संख्या में अंतिम में 0 आने के लिए ये चीज एकदम दिमाग में बैठाइएगा। जैसे कि 10 है, 20 है और 30 है। पहले समझिए तब इस क्वेश्चन पर आते हैं। 10 है, 20 है और 30 है। 10, 20, 30 सीबीएसई बोर्ड है, इसलिए 10, 20, 30 नहीं कहेंगे, हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है, इसको लिखेंगे 5 और 2, ठीक है। इसको लिखेंगे 2, 2, 5, 5 दूनी 10, दूना 20। इसको लिखेंगे 2, 3 और 5, 5 दूनी 10, 3 30, ठीक है। तो दोस्तों, यहां से आपको क्या समझ में आया, क्या दिख रहा है? आप 30 के अलावा 40 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं, जितने भी इच्छा हो उतना भी लिख लीजिए, अंतिम में 0 होना चाहिए। तो 0 तभी होगा, 0 तभी होगा, 0 तभी होगा जब 5 और 2 का जोड़ा बनेगा। किसका बनेगा? 5 और 2 का जोड़ा जब तक नहीं बनेगा, अकेला 5 0 नहीं कर सकता, अकेला 2 0 नहीं कर सकता। 0 अगर करना है तो दोनों को संग मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां 5 को 2 के साथ मिलना पड़ेगा। यहां पर देखिए 5 के साथ 2 है, यहां 5 के साथ 2 है, तभी 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें से कोई एक संख्या, एक नंबर प्राइम फैक्टर में नहीं होगा तो वह संख्या कभी भी अंतिम में 0 अंक नहीं देगी। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। 0 लाने के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो प्रश्न है वो ये है कि हमको ये दिखाना है कि कोई भी जो 4 के पावर n के फॉर्म में हो, किसमें हो? 4 के पावर n के फॉर्म में हो, कभी भी कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, कभी भी 0 से खत्म नहीं होगी। तो यही बात, आप पहला कॉन्सेप्ट यही लिखेंगे कि इफ 4 to the power of n, क्या इफ 4 to the power of n end with 0, ends with 0, ये 2 या 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से लिखें क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप है, तो आप दिमाग में मिस ना हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। इफ 4 पावर n end with 0, then it must have the factor of 2 and 5, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? क्या होना चाहिए? 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहां पर जब हम करेंगे 4 to the power of n को, तो इसको 2 का स्क्वायर की पावर n लिख सकते हैं, यानी 2 to the power of n। तो यानी 2 का फैक्टर तो हो रहा है, लेकिन यहां पर हमको 5 नहीं मिल रहा। देख लीजिए, 2 का हमको फैक्टर मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमको क्या 5 नहीं मिल रहा है। तो ये सो दैट 2 एज अ फैक्टर बट 5 इज नॉट अ फैक्टर। 5 यहां पर फैक्टर नहीं है। 5 क्या है? यहां पर फैक्टर नहीं है। तो आल्सो तो यहां पर क्या होगा? सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 to the power of n, ठीक है। समझ आ गई बात? हेंस
Hence 4 to the power of n can never gives या can never end with the digit 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? क्या होना चाहिए? 2 और 5 का हमारा फैक्टर होना चाहिए, तभी वो 0 अंतिम में देगा। यहाँ पर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, इस वजह से वो 0 नहीं दे रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको अब हम रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, आइए पढ़ लेते हैं। Find the HCF and LCM of 126 and 156 using prime factorization। यानी कि 126 और 156 का हमको HCF और LCM निकालना है। दोस्तों इसके दो मेथड हैं जिसको हम एक एक करके आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मन लगाकर इसको सीखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके जीवन के लिए है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान आपके लिए लगेगा, और अगर आप सही से नहीं पढ़े हुए हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज सीख लीजिए, आज के बाद अच्छा करिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रफ लिखिए और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर 126 और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से किए 7 आया, 7 से किए 1 आया। यहाँ पर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सोल्यूशन लिख लेंगे। 2 को वो 126 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 156 को लिखेंगे, 156 है ना, 156 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, अब अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है मेरे दोस्तों, क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए 126 और वो इतने का क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। जैसे ये 2 है तो 2 हमारा क्या है? एचसीएफ है। मतलब अभी जो कॉमन होगा उसको एक एक बार लिख लेंगे। ये जो कॉमन होगा उसको एक एक बार लिख लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ? एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ 126 156, इसमें क्या होगा? जो कॉमन होगा उसको एक एक बार मेरे दोस्तों लिख लेंगे। क्या होगा? जो कॉमन होगा उसको एक एक बार लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे करते हैं इसमें कि 2 या 2 से अधिक नंबर भी होगा तो जो सब में कॉमन है उसको लिखे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा वहां से हमारा एचसीएफ आ सकता है, और ऐसे में हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7। अब 7 चौक 28, 27 में 28 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56, हासिल लगे 5, 8 दूनी 14, वो 8 दूनी 16, 14 नहीं 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 756। क्या आ जाएगा? 756। एलसीएम क्या आ जाएगा? 756। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 7 और 13। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 होता है, 36 गुणे 7 गुणे 13।
तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, ठीक है। और उसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 पचे 65, 66 67, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6, 26 4 30, 2 32, यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा 3276, 3276। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, रफ करने जा रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, ट्री डायग्राम, कभी कभी एक एक नंबर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। एससीएफ मतलब ट्री डायग्राम, एक नंबर क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो यहां पर क्या होता है कि इस तरह से आपको आ जाएगा और फिल करने के लिए कहेगा, तो आपको भरना होगा। ठीक है, इसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 21 आना है, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 21 3 हमारा क्या हो जाएगा 63। ठीक है, और 63 दूनी 126। तो इस तरह से फिल करने को भी आएगा, कभी इसको मिस कर देगा, इसको मिस कर देगा, इसको मिस कर देगा, और आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप देख लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। रफ कर दिया जाए, चलिए रफ कर देते हैं। को गिवन है और उसका एलसीएम एचसीएफ पता है, तो उनके बीच में रिलेशन होता है। एचसीएफ मान लीजिए ए और बी हमारे पास नंबर है, इनटू एलसीएम ए और बी नंबर है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23, यानी सोल्यूशन लिखिए। क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मान लीजिए ए और बी का हमारे पास क्या है, हमारे पास है 23, और एलसीएम ऑफ टू नंबर ए और बी हमको दिया हुआ है। क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 1449। ठीक है, उसके बाद कहा है इफ वन नंबर इज, यानी कि ए हमारा दिया 161, फाइंड द अदर नंबर, दूसरे नंबर को आपको करना है। तो आप लिखिएगा, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक नंबर पे आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो वंस एचसीएफ कितना है 23 है, और एलसीएम 1449 है, इज इक्वल टू 161 इंटू एक्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 23 इंटू 1449 अपॉन 161 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप करिए। यहां पर ये 161 को इसको काटेंगे तो 9 टाइम जाएगा, और इसको अगर 23 इंटू 9 कर देंगे, 23 इंटू 9 अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 23 9 का कितना हो जाएगा 9 7 63, हासिल लगा 6, और 9 2 18, और 18 2 20, और 4 यानी 9 7 9 27, सॉरी 23 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 18 23, 27 7, हासिल लगा 2, 9 2 18, 19 20, 207। तो 207 हमारा इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, तो 207 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का आंसर। अब हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। आपके कोर्स में क्या है, रेशनल नंबर। तो बहुत ही डिटेल से हमने बताया ना कि आप जो है हमारा ये वाला जो लिंक
है उसको पढ़िएगा, वहां पर हमने रेशनल नंबर को बहुत ही विस्तार से बताया है और वो सीखिए, क्योंकि वहां से सीख लेंगे तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग इंटरेस्ट नहीं, तो एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, तो वो चीजों को वहां से पढ़िएगा। तो रेशनल नंबर वैसे होता क्या है, ऑलरेडी हम बता देते हैं, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर, यानी कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में हो और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये कोई वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरे शब्दों में एक चीज और भी कहा जा सकता है कि एनी डेसिमल, जब डेसिमल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, डेसिमल के फॉर्म में देखेंगे, तो कोई भी डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को अकर करे, क्या करे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को अकर करे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं या पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं, तो कोई भी डेसिमल जो दो डेसिमल विच अकर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल, देन दैट डेसिमल इज नोन एज रेशनल नंबर। ये चीज होनी चाहिए आपके एग्जाम में, क्या रिलेटेड है ये चीज। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसका अंत हो जाए, जैसे 0.5 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, 2 रिपीट हो या 3 रिपीट हो, तो ये हमारा क्या ऐसे रिपीट होता चला जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, तो ये चीजें हो गई, ठीक, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में आएगा कि आप टेस्ट करके बताइए कि इसमें हमारा विदाउट एनी डिवीजन, मतलब डिवीजन किए बिना, आप ये बताइए कि इसमें हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो उसके लिए आप एक नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट कर, ऐसे लिखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक। तो पहला पॉइंट में आप लिखिए, पहले इंपॉर्टेंट टेस्ट में लिखिए कि लेट p by q be the simplest form of rational number। p by q हमारा क्या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। अगर यदि q हमारा इक्वल टू द पावर ऑफ m और 5 टू द पावर ऑफ n है, 2 द पावर ऑफ m एंड 5 टू द पावर ऑफ n है, ठीक है, जहां पर m और n, m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर हमारे पास है। m एंड n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। q हमारा क्या हो, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, तो उसमें हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, जहां पर m और n हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इफ q नॉट इक्वल टू 2 दी पावर ऑफ m एंड 5 पावर ऑफ n, देन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, जहां पर वेयर m एंड n, यहां पर भी लिख लीजिएगा वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि हमको टेस्ट करने के लिए आएगा कि इफ q इज इक्वल टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू पावर ऑफ n, ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जब यहाँ पर m और n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। दूसरी बात क्या है, इफ q नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n, देन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही लिख लीजिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा इसमें मान लीजिए क्वेश्चन लिखे आएगा आपका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड आउट दीज रेशनल नंबर अकर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि ऐसा लिखा रहेगा 31 टू द पावर ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, और एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 33/50। ठीक है, तो यहां पर हमको केवल क्यू को देखना है। जो ये क्यू है ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। क्यू हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर एन 3 है। ठीक है, क्यू हमारा क्या 2 की पावर 3 और 5 की पावर एन के फॉर्म में है। या अभी हमने बताया कि क्यू अगर 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एन में होगा तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है दोस्तों, अब 50 है, ये 50 का फैक्टर कर लीजिए। 50 का 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसमें हम Q जो हमारा 50 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये भी हमारा Q 2 दी पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n के फॉर्म में आ रहा है, इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इरेशनल नंबर। दोस्तों इरेशनल नंबर के बारे में भी हमने उसमें बहुत ही बढ़िया तरीका जो ये हम वीडियो बनाए हुए हैं और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर इरेशनल नंबर बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है तीसरी वीडियो पे। ठीक है, 3 वीडियो वहां पर है 15-15, 20-20 मिनट की। तो तीसरी वीडियो पे हमने इरेशनल नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो आप वहां जाके इरेशनल नंबर पढ़ लीजिएगा। अब आपके एग्जाम में इरेशनल नंबर से प्रश्न कैसे आते हैं वो हम करा देते। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लगा है वो तो उसी टाइप का आएगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि अंडर सो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये क्योंकि 9th का प्रश्न, ये 10th में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9th में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर थोड़ा सा है। तो ये √3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है और ये शो करने के लिए 9th में आता है। इस तरह क्वेश्चन आपके 10th में आएंगे, जो यहाँ मैंने लगाया है कि सो दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए हमको क्या शो करना है कि 2 + √3 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमको शो करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको करने के लिए पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये इरेशनल नंबर है, ये शो करना है। आप मान लीजिए कि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आप दिखाइए। अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर नहीं फॉलो करती है तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोस्तों शुरू करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी क्या क्वेश्चन है, that 2 + √3 is a rational number। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो ये हमारा 2 + √3 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, a/b के फॉर्म में अगर होगा तो यहां पर से √3 हमारा a/b -2 हो जाएगा, और यहां से हमारा ये a है, 9 नहीं है, a है, तो यहां से a - 2b/b आएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा तो रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा ये जो है √3 क्या है, ये भी अगर ये रेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड अगर रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा रेशनल नंबर होगा। ऐसा कभी संभव है कि लेफ्ट अगर
ये हमारा रेशनल, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन √3 हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। तो यह कभी संभव हो नहीं सकता, यानी हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो सही नहीं है, हमारा जो एजम्पशन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यही बात को आपको लिख देना है। 10 √3 इज अ रेशनल नंबर, so our contradict are wrong, so because √3 is an irrational number, so yeah, 2 plus √3 is an irrational number। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके रियल नंबर के थे, और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगा लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे, आपको अगर क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उन क्वेश्चनों को भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर कोई बातें समझ में न आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।